में आता है, ये है 2/√3/2. What this actually means? This is the numerator, this is the denominator. What this actually, लिखो सब, ये क्या होता है? 2/√3 डिवाइडेड बाय 2 हुआ है ना, फिर क्या हुआ 2/√3 इंटू 1/2. और अगर आपको सिखाया जाता है अगर 2/√3 और ये मान लो 2/7 होता, तब तुम क्या करते? तो यहाँ पे 2/1 है. न्यूमरेटर ऑफ द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द डिनोमिनेटर कैंसल्स आउट. ये तो पता है ना आपको, करते हो ना. वहीं पर तुमने कंफ्यूजन करके पूरा इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, तुम्हारा आंसर सही आ जाता. समझ में आ गई बात? है आपके ना क्वेश्चन में गलतियां क्या हुई है. एक क्वेश्चन में ना, अब किसी ने किया था, आई थिंक रियांश का पेपर था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे लगा तो इसी का था. लेट मी सी. किसी एक बच्चे ने लिखा है और उसने आगे क्वेश्चन सॉल्व करके प्रूव भी कर दिया. अच्छा, मैंने कहा चलो ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट किए तो मार्क्स दे दो. नहीं, इसने नहीं किया हुआ. किसी एक बच्चे ने लिखा है, ठीक है, आइडेंटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना. लिखा हुआ है ऊपर, उसने बड़े अच्छे से इसको लिखा हुआ है. कायशा शायद तुम हो, तुमने क्या लिख दिया आइडेंटिटी को? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज 1. ये गलत है. आइडेंटिटी यूज की है उसने, फैक्टराइज भी कर दिया, कॉमन भी ले लिया, फिर कैंसिल भी कर दिया. ठीक है, तो कोई एक बच्चा है, देखो कौन है भाई. और आई थिंक आरुष तो नहीं है. तुम्हारे पेपर में तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री, सच में मैंने होमवर्क देना बंद कर दिया, तो आप लोगों ने आज चेक करना बंद किया, आपने उसको रिवीजन करनी बंद कर दी कि वो नहीं करेंगे हम. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इस पेपर में डाले हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपके फाइनल्स में, आपके सितंबर टेस्ट में होगा ही. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन को रटना ही है. 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करके इसे रटना ही है. किसने किया ये बताओ? तुमने लिखा है ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, जो प्रूव करने वाली आइडेंटिटी 3 टर्म्स की, उसमें किसने लिखा है कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर? ऊपर लिखा हुआ आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर, और फिर लिख दिया कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अच्छा, यहाँ से चेक किया था क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन में चीटिंग की थी पक्की. हाँ, किस पे? किस पे? रियांश से? तुमने कौन से वाला दिखा, मैं देख. रियांश से तो मुझे लगा था. हाँ, नहीं की थी क्योंकि इसका पेपर बाद में चेक किया, दिखा. थोड़ा गैप पड़ गया था तुम दोनों के पेपर में, अगर इकट्ठा किया होता फिर मैं पकड़ लेती. ये वाला होगा, ए और बी वाला. वो खुद किया था? तुम्हारा पेपर पहले चेक किया था, बिकॉज बहुत कम बच्चों का ये सही है. और फिर कौन से वाला किया तुमने? तो वो वाला है क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका भी गलत ही है. हाँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से किया ना, वैसे तुमने किया हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम, तो मुझे लगा, बट फिर मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया. कॉल हो रही है यार. मार्क्स बताओ कितने हैं? ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करो. अब जब आपकी टेस्ट होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री दोबारा मैं आप कहो कि प्रैक्टिस अच्छे से करवा पाऊँ, ये सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करके ही क्वेश्चंस आएंगे. और जो मैंने क्वेश्चन लिस्ट आपको दी है, उसमें एक स्पेशल क्वेश्चन करके ना मैंने आपको मार्क किया हुआ है पोर्शन. इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में होगा ही. वो कौन सा होगा, कैसा होगा, वो कुछ नहीं बोल सकते. इफ जिनको 1.8.3 नहीं आ रही, सीरियसली आपको कह रही हूँ, अगर 8.3 नहीं आ रही है तो ट्राई टू डू, एक बार ये सोच लेना जो मैंने आपको इसमें दिया भी था क्वेश्चन. बताती हूँ कौन से वाले क्वेश्चंस मैं कह रही हूँ. प्लीज बच्चों उनको कर लो, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही. ठीक है, तो कल करके लाओ.
कौन से वाले कह रही हूँ वो बताती हूँ मैं आपको। सम स्पेशल क्वेश्चन करके ना मैंने ये वाला पेज आपका रखा हुआ है, सम स्पेशल क्वेश्चन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। एंड फॉर यू गाइस कॉन्वेंट वाले जिनको 8.3 नहीं आनी स्पेसिफिकली, अगर मैं कहूँ ना आपको कौन सा वाला क्वेश्चन आना चाहिए, तो फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, जिसमें मैंने कहा था स्क्वेरिंग बोथ साइड्स नहीं करना, आपने वही स्क्वेरिंग बोथ साइड्स किया हुआ है। हाँ, क्या हंस रहे हो? कितने मार्क्स आए? तुम जाकर वहां बैठे हो, काम कर लो, इससे अच्छा है जो इतना घुसकर वहां बैठे हो कि नहीं पता नहीं क्या बात करनी है। कितने मार्क्स है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा। ये एक इकलौता क्वेश्चन है जहां पर स्क्वेरिंग बोथ साइड्स नहीं करते। आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन है कि कॉस साइन माइनस कॉस है, दैट विल सी लेटर। कॉस माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा कॉमन लिया, √2 माइनस 1। फिर इस √2 माइनस 1 को रैशनलाइज करना है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सच में कह रही हूँ आपकी प्रैक्टिस की कमी है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 माइनस 1 और नीचे √2 प्लस 1 आएगा। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √2 प्लस 1 लिख तो सकते हैं ना, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लो बिकॉज इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई 8.3 नहीं यूज हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, या cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा प्रूव करना है। उठ चल, खड़ा हो, उधर बैठ, चल चल। आपको क्या लगता है कि आप उधर छुप के बैठे, मुझे नहीं सुन? जो बोल रहा तू ना बोल, तेरा बोलना जरूरी है? हाँ, उधर बैठो, चलो। प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये स्पेशल क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन मान लेना पेपर में आएगा ही आएगा। समझ में आ गया बात? ये प्रूव करना कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। ये सिंपली 1 मार्क क्वेश्चन होता है या 2 मार्क्स एट द मैक्सिमम, और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, राइट? तो अब इसको √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कर देंगे। तो √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस ये प्रूव करना होता है या फिर इसकी वैल्यू निकालनी होती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस साइन। ये जो तुमने मेथड यूज किया है ना, ये तुमने यूज किया है इसी चीज को लेकर। ये मेथड वैलिड नहीं होता, टीचर्स नहीं मानती है, बहुत पुराना है। इसमें लिखना होता है इफ आई डबल एफ, दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू तो आई डबल एफ लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ लिखते हैं, तो उसको आगे आगे इफ एंड इफ कैरी करते हैं। तो अगर आप इस चीज से शुरू कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ये इफ लेना फंडामेंटली आपको बहुत जरूरी था। ठीक है? तो ये चीज तुम्हें नहीं पता है ना, और नहीं सिखाई गई, मुझे लगता नहीं है सिखाई होगी किसी टीचर ने, है ना? ये बहुत हाई लेवल का होता है, मैंने भी नहीं सीखा हो, मुझे भी ऐसी सब जब सीखते थे या पढ़ते थे तो सब दिखाते थे कि इसको ऐसे प्रूव करते हैं, बट देन यू हैव टू राइट इफ। पर वो टीचर्स ना, स्कूल टीचर्स उस मेथड को मानती नहीं है, तो ये मार्क्स नहीं पूरे दिए, काट लिए। मैं तो चलो फिर भी इनकरेज कर दूंगी कि कुछ तो दिमाग लगाया है ना, लेकिन बोर्ड्स में नहीं मार्क्स मिलने वाले, आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सच में लिखना होता है दैट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ओनली देन आई विल राइट इफ, कि लेट अस सपोज दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, देन दिस इज ट्रू, तो लास्ट में तुम्हारा 1 इज इक्वल टू 1 आ गया विच इज ट्रू, हेंस हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट ट्रू। हाँ, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, वो मेथड वैलिड नहीं है, मार्क्स बोर्ड में मिलने नहीं वाला है। देखो मैं आपको जितना मर्जी एनकरेजिंग वे में कह दूं कि अच्छा किया, बहुत किया, जो कि अच्छी बात है, दिमाग लगा रहे हो, पर बोर्ड्स में मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है? कौन सा 7th क्वेश्चन? sin theta plus cos theta is equal to √3 proves that tan theta, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसमें करनी है।
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √3। इसमें क्या है ना, आपको कॉस माइनस साइन की वैल्यू और साइन यहाँ पर दिया हुआ है √2 साइन थीटा, यहाँ पे सिंपल नंबर है। एक तो चलो सान भी आई नहीं है वरना उसको ही बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये क्या होता है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 3, या 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की, यही तो आपने किया इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे एलसीएम में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, प्लस में 1 और नीचे 2 कॉस थीटा साइन थीटा 2 के इक्वल है, तो कॉस और साइन किसके इक्वल हो गया, 1। सो दैट मीन्स इट इज 1/1, हेंस द आंसर इज 1। पहले कोई मेथड किया तो वो पूरा करके मैं क्या करूंगी पास इसमें लिखा है इसको क्यों, समझ में आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आपके वो स्पेशल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सच में कह रही हूँ पेपर में आएगा। यू नीड व्हाट इज प्रैक्टिस। अगर नहीं घर पे हो गया तो 4 बजे यहाँ पर आकर बैठकर 1 घंटा लगाकर, 1-2 घंटे की बात है, ट्रिग्नोमेट्री के उन क्वेश्चंस पर लगाओगे, आफ्टर 2-3 ट्रायल्स ना अपने आप ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, बस उसमें प्रैक्टिस ही करनी है। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही। अगर 8.8 पूरा है, एप्लीकेशन छोड़ रहे हो तो अभी का टाइम है, टारगेट ले लो और 2 दिन लगाकर इसको पूरा कर लो। नाउ नेक्स्ट हमने स्टार्ट की थी प्रोबेबिलिटी कल, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ही आगे करवा रही हूँ। सिर्फ एक कार्ड्स वाले क्वेश्चन रहते हैं करने वाले, जो समझाने वाले। बुक निकालो। हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन तुमने कहा था, क्लास के बाद में करवा देती मुझे भी पता रहा। कल कहाँ तक किया था हमने, एग्जाम्पल नंबर 12 कर लिया था, ये करना है। एग्जाम्पल 10 नहीं करवाया ना, एग्जाम्पल 9 भी नहीं करवाया। चलो आज ना एग्जाम्पल 4 से शुरू करते हैं, कार्ड वाले गेम से शुरू करते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी ना 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, 3 तरह के मेन क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी में। एक तो कॉइन वाला, ठीक है, उसमें सिंगल कॉइन टॉस होता है, डबल कॉइन टॉस होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 कॉइन्स टॉस होते हैं। 3 इकट्ठे कॉइन्स और 3 डिफरेंट मानते हैं, मतलब एक 5 रुपीज का, एक 10 का और एक 1 रुपी का कॉइन टॉस किया, 3 डिफरेंट कॉइन्स होंगे। ठीक है, तो जब आप लिस्ट बनाते हो तो आप लिखते हो कि 5 रुपी वाले पे हेड आया है, 2 रुपीज वाले पे टेल आया और 1 रुपी वाले पे हेड आया है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम 5 रुपी का कॉइन, 3 रुपी का कॉइन एंड 1 रुपी का कॉइन। अब इसमें हेड आया, टेल आया और हेड आया, और ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए, दोनों डिफरेंट है, आए 2 बार हेड ही है, लेकिन कौन से वाले पे क्या कौन सा नंबर आया, मतलब अगर हमने सिलेक्शन की हो कि 5 पे टेल आना चाहिए तो वो हमारा केस कंफर्म करता है। समझ में आ गई बात ये। तो जब हम 3 कॉइन्स या 2 कॉइन्स टॉस करते हैं, दैट मीन्स द 2 कॉइन्स आर डिफरेंट कॉइन्स। समझ में आ गया। फिर आता है डाइस को हम थ्रो करते हैं, प्रोबेबिलिटी डाइस थ्रो में आएगी, तो इसमें सिंगल थ्रो होता है और 2 डाइस थ्रो होता है, ठीक है ना। एक डाइस को थ्रो किया, आउटकम्स लिखे जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे, और एक आपके पास आएगा 2 वाला, 3 वाला नहीं आएगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है आपके लिए। और अब आते हैं आप कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी जो अब हम कर रहेंगे ना, सिंगल कॉइन, ये 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, डाइस और पैक ऑफ कार्ड्स, और एक होती है लीप ईयर, नॉर्मल ईयर वाली, ये वाले क्वेश्चन है। रेस्ट तो वो बैग बॉल वो वाले क्वेश्चन ही होंगे कि बॉल बैग में से बॉल्स निकाली, हाउ मेनी रेड हाउ मेनी ब्लू। क्लियर हो गया। बर्थडेज वाली, विनिंग अ गेम, मेन क्वेश्चंस यहाँ पर केसेस बनते हैं। अब एग्जांपल 4 में कहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये लिख लिया सबने।
आपके जो समझने वाले केसेस होंगे ये कॉइन्स वाला केस, डाइस वाला केस और कार्ड्स वाले केस। जिन्होंने कार्ड्स के बारे में नहीं पता, यहाँ पे कोई टेक्निकल हमें कोई गेम नहीं प्ले करनी है, वी जस्ट नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कार्ड, कि अगर कोई कार्ड निकाला जाता है उस डेक में से तो आपको पता है वो कार्ड कौन सा है। ठीक है, सो पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कलर्स होते हैं, कौन कौन से? ब्लैक एंड रेड। सो पैक ऑफ 52 कार्ड्स में the whole deck is divided into broadly into 2 main colors, red cards होते हैं और black। तो रेड के कितने कार्ड्स हो गए? 26। ब्लैक के कितने हो गए? 26। अब फर्दर रेड में ना फर्दर सूट्स होते हैं, ठीक है ना, एक होता है हार्ट्स एंड डायमंड्स। सो हार्ट्स के कितने कार्ड्स हो गए? 13। डायमंड्स के कितने हो गए? 13। ब्लैक में वी हैव स्पेड्स एंड क्लब्स, 13 ईच। और वो 13 कार्ड ईच वाला कौन सा है? एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। तो जो एक्स्ट्रा 2 कार्ड्स होते हैं ना पैक में, उसको हम नहीं कंसिडर करते व्हेन वी थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटी, नहीं दिया जाता। ये जो 3 कार्ड्स है ना, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, फोटो वाले कार्ड्स होते हैं, इनको ही बोला जाता है फेस कार्ड्स। पहले एस को भी ना फेस कार्ड मानते थे, अब नहीं मानते। तो जब तक कुछ भी ना कहा जाए, कुछ मेंशन ना किया हो, तब तक एस इज अ नॉर्मल कार्ड, फेस कार्ड ये 3 ही रहेंगे। समझ में आ गई बात? ये 26 कार्ड्स हैं, 26 कार्ड्स के 2 सूट्स हुए हार्ट्स एंड डायमंड्स, ब्लैक के 2 सूट हुए स्पेड्स एंड क्लब्स, इन टोटल 4 सूट्स आर देयर, ईच वन ऑफ देम हैज 13 कार्ड्स ईच, रेंजिंग फ्रॉम ए टू के। तो अगर मैं नंबर 4 देखती हूँ, नंबर 4 के कितने कार्ड्स होंगे इन टोटल डेक में से? 4 कार्ड्स, पूरे पैक में 4 कार्ड्स होंगे ना, तो हर एक के 4 कार्ड्स है। हाउ मेनी किंग्स आर देयर? 4। हाउ मेनी क्वींस आर देयर? 4। हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? 12। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो जाते हैं? 12। समझ में आ गई बात? ये 3 कार्ड्स हैं एक डेक में, 4 सूट्स है अपने पास, 4 into 3 12। नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए? 52 minus 12, आंसर विल बी 40। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ 4 ऑफ स्पेड्स, 4 ऑफ स्पेड समझ में आता है? ब्लैक कलर का स्पेड का सिंबल पता है ना, ऐसे एक वो लीफ सा बना होता है, क्लब में वो ट्री बना होता है, ऐसा ट्री वाला। ठीक है, वी नो दिस सिंबल। डायमंड इज ऐसी ये शेप बनी होगी, रोम्बस की शेप है, और हार्ट्स में ऑफ कोर्स हार्ट की शेप है। तो वी नो ऑल दीज डिफरेंसेस, है ना। तो स्पेड रिकॉग्नाइज करना भी हमें आता है। तो अगर कहा जाए कि आपने, मान लो मैंने पैक ऑफ कार्ड यहाँ पे रख दिया और कहा कि किसी ने भी एक कार्ड निकालना है, ठीक है, और उसने नहीं देखा, आई कैन सी दैट कार्ड एंड आई से गेस करो कौन सा कार्ड होगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी तो मैं पूछी भी नहीं ना, कौन सा कार्ड आपके दिमाग में आता है? सो एक क्या होता है, जब हमें ऑप्शन शफल नहीं होता है, एक मशीन होती है उसमें ऑप्शन शफल करती है, तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स इन दैट पर्टिकुलर मशीन। क्या होता है उसमें? ब्लैक के सारे नंबर आपके पास घूम जाएंगे, आपके दिमाग में आएंगे, क्लब का भी कोई कार्ड हो सकता है, स्पेड भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। आपने कुछ नहीं देखा, आप उसके बैक साइड से उसको रीड नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो कि वो कौन सा कार्ड है। सो आपके लिए सभी कार्ड्स एक जैसे हैं। सो व्हेन आई से if I draw a card from pack of 52 cards, if I draw a card from a pack of 52 cards, probability of it being 4 of spades, तो क्या हो जाएगा कि 52 में से सिर्फ एक ही कार्ड है जो स्पेड्स का है, जो 4 ऑफ स्पेड्स है, 4 का स्पेड हो, एक ही कार्ड है 1/52। सो ऑल द कार्ड्स 52 में से, 52 में से कोई भी कार्ड आ जाए इक्वली लाइकली है। अब 4 ऑफ स्पेड्स भी आ सकता था, 5 ऑफ हार्ट्स भी आ सकता है। तो ऐसे वाले इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स, एंड दे आर इक्वली लाइकली। I cannot prefer one over the other. All these events are equally likely. We cannot prefer one over the other, और elementary है क्योंकि सबकी probability 1/1 है, 1/52, 1/52, 1/52। समझ में आ गया? तो अगर मैंने कहा one card is drawn at random from the pack of 52 cards, probability that it is a king
टोटल 52 कार्ड्स हैं, किंग कितने हैं उसमें 4। सो एनी ऑफ द 4, मतलब वही चीज है ना, मैं कहूँ कि अगर आपका कार्ड यहाँ पे रख दिए, अगर किंग आया तो क्लास ऑफ है ना, और अगर रेड वाला आ गया तो मैं कहूंगी नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने ब्लैक तो कहा था। तो आप मुझसे आर्ग्यू करोगे ना, नहीं मैम रेड था, आपने किंग कहा था, कलर मेंशन नहीं किया था। बात समझ में आ गई? तो इट्स 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग 2/52। बाद में कैंसिल कर देना, पर इसे याद ऐसे ही करना। अभी इतना क्लियर हो गया हमें? अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। क्या होगा आंसर? 4/52। नॉट एन एस 48/50। तो इन दोनों इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एस एंड नॉट एस, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। समझ में आ गया? दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में क्या स्पेशल चीज की है? एस एंड नॉट एस, द सम ऑफ द टू प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1। जैसे एक नंबर लिया, या तो वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इवन है या ऑड है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है अपने पास। ठीक है, किसी और कैटेगरी में हमने नंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, या वो नंबर इवन होगा या वो नंबर ऑड होगा, एक्सेप्ट 1। क्लियर होगी बात? ये इसी में लिखो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक और किंग। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26। ठीक है ना, ब्लैक कार्ड्स हैं 26। देखो, जब ब्लैक कार्ड लेना है आपने, जैसे आप शफल कर रहे हो, सिर्फ इतना सोचना कि आपके पास पैक रखा हुआ है, आपको कहा है कि अगर ब्लैक आएगा या किंग आएगा देन यू विन। समझ में आ गया? फेवरेबल क्या हुआ कि ब्लैक आएगा, किंग आएगा, छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो अगर आपके पास आपने ड्रॉ किया तो क्या आना चाहिए? ब्लैक में से कोई भी कार्ड, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, जैक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी, या फिर रेड के 2 किंग आ सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो इस चीज को हम, और जहां पे लिखा जाता है तो हम उसे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग ब्लैक, प्रोबेबिलिटी इट इज अ किंग, माइनस प्रोबेबिलिटी इट इज बोथ। समझ में आ गया? बोथ को ना एंड से लिखा जाता है, ब्लैक एंड किंग, ब्लैक भी हो और किंग भी हो। तो हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर? 26। हाउ मेनी किंग्स आर देयर? लेकिन 2 ब्लैक कार्ड्स, इनमें 2 किंग हम काउंट कर चुके हैं, तो -2/52। आंसर क्या आ जाएगा? 28/52, या जैसे आप करते हो कि 26/52। 2 रेड कार्ड, 2 रेड किंग्स हमने और लेने हैं। आंसर इज 28/52, 7/13। क्लियर हो गई बात? ये तो इनमें कॉमन केस होता है, कईयों में नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज, प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज एस और क्वीन। अच्छा, एस भी हो क्वीन भी हो, ऐसा हो सकता है? एक सिंगल कार्ड एस भी हो और क्वीन भी हो सकता है? कैसे होगा? नहीं हो सकता। पहले हाँ क्यों बोला? हाँ, क्या दिमाग में था जो हाँ बोला? एस को कुछ और समझा तुमने? दोनों में से कोई एक होगा, या एस आएगा या क्वीन आएगा, कोई सिंगल कार्ड नहीं है जो एस और क्वीन इकट्ठा हो। समझ में आ गई बात? ये तो हमारे पास आ जाएगी इसकी 4/52 प्लस 4/52, 8/52। क्लियर हो गया इतना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं एक डेक में? 3। और ब्लैक है तो 2 सूट्स ले लिए, 6/52। क्लियर हो गया इतना? चलो, जितने इसमें क्वेश्चन आएंगे वो देख लेंगे। इसके बाद अब आ जाओ, 5 6 7 8 कर लिया था, 9th भी कर लिया था, 10th।
क्वेश्चन नंबर 10 को ना जैसे मैं करवा रही हूँ, बुक में किया हुआ अलग है, मैंने डिफरेंट वे से करवाना है थोड़ा सा, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद जो मैं वे करवा रही हूँ ज्यादा अच्छा है, ठीक है समझने में। हाँ, 9th नहीं क्या, 2 डिफरेंट कॉइन्स है ना, चलो ये भी कर लेते हैं। सो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स टॉस में सैंपल स्पेस एंड 3 कॉइन्स टॉस में सैंपल स्पेस। 2 डिफरेंट कॉइन्स होते हैं कि एक 1 रुपी का, एक 5 रुपी का, तो कॉइन्स पर क्या क्या आता है वो मैटर करता है। तो पॉसिबिलिटीज कुड बी पहले में हेड आए, टेल आए, या फिर पहले में हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, टेल हेड, टेल एंड टेल। क्लियर हो गया? फर्स्ट कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दूसरे कॉइन में या हेड आएगा या टेल, दूसरे कॉइन में या हेड आएगा या टेल। समझ में आएगा सैंपल स्पेस कैसे बनती है, कि पहला हेड और दूसरे कॉइन का भी हेड, पहला हेड और दूसरे कॉइन का टेल। फर्स्ट इज टेल, second is head, tail and tail. So how many cases are there? 4. So sample space has 4 outcomes. Clear हो गया? समझ में आ गया ना ये? तो probability of at least one head, at least, at most, समझ में आता है? What is at least? कम से कम इतने नंबर आने चाहिए। पेरेंट्स का प्रेशर होता है ना, कम से कम 95 लेकर आओ, कहते हैं ना, मैक्सिमम तो नहीं कहा, मैक्सिमम 95 लेकर आओ, तो कम से कम 95 या 95 या 95 से ऊपर। एटलीस्ट मतलब 95 और अबव। तो एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ या तो 1 हो या इससे ज्यादा, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम 1 तो चाहिए ही चाहिए। सो हाउ मेनी ऑफ दीज आउटकम्स, आउट ऑफ दीज 4, एक हेड किसके पास है, एक या एक से ज्यादा, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। इससे ज्यादा तो आ नहीं सकते। तो कितने हेड्स है, 1, 2 केसेस है, और 2 वाले 1 केसेस है। टोटल क्या हो जाएगा आंसर, 3/4। क्लियर हो गई बात ये? एटलीस्ट 1 हेड में 1 और 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड और 2 हेड, 3/4। दोनों को ऐड कर देंगे, 1 हेड के 2 केसेस है, 2 हेड का 1 केस है। क्लियर हो गया? इसी में लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड का मतलब दोनों टेल्स हो, या 2 टेल्स का आ जाए या नो हेड का आ जाए, बात एक ही है, 1/4। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अच्छा, एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं, 2 कॉइन्स में हमने नोटिस किया कितने आउटकम्स हैं, ठीक है। अब आते हैं 3 कॉइन्स में। ये क्लियर हो गया? एटलीस्ट वाला क्लियर है। अब ऐसे ही एटमोस्ट लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड का मतलब या तो एक हेड हो या ना हो, ठीक है। तो इट इज 0 और 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड और 1 हेड, ठीक है। कोई हेड नहीं आए, टेल्स, और एक हेड आए, 2 आउटकम्स है, आंसर विल बी 3/4। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, एटलीस्ट 1 हेड एंड एटमोस्ट 1 हेड, इसमें गलती होती है, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 हेड्स, तो 2 इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता? नहीं होता। मोर और लेस जहां कहा जाए, जब तक इक्वल टू लिखा नहीं होगा तब तक वो इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर इसका क्या होगा, 0। दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। व्हाट डू वी से, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, 0 प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल। अब 3 वाले केसेस में आ जाओ, ये भी कर लो, 3 कॉइन्स टॉस किया। अब इसके केसेस कैसे बनाते हैं, पता क्या होता है, पेपर में 8 केसेस समझ में आएंगे, लेकिन कैसे लिखने हैं इसको, एक फर्स्ट कॉइन है, सेकंड कॉइन और थर्ड कॉइन, ठीक है। सीरीज में लिखोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, वहां बैठकर सोचोगे नहीं कौन सा मिस कर दिया, राइट। हर एक के 2 केसेस हैं। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकंड कॉइन पर भी हेड, और थर्ड पर
अब फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पर कर दिया। तो पहले मैंने क्या किया, आई मूव्ड लाइक दिस। समझ में आ गया? पहले को फिक्स कर लिया हेड, सेकंड को फिक्स कर लिया और थर्ड को चेंज कर दिया। बात समझ में आई है? अब दूसरा केस मैं करूंगी। फर्स्ट केस हेड रखा, अब सेकंड केस टेल, बिकॉज आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल विद हेड। हेड के साथ मैंने दोनों बना लिए, अब सेकंड टेल है, तो थर्ड पर हेड भी हो सकता है और थर्ड पर टेल भी हो सकता है। बात समझ में आई? ये होता है एक ऑर्गेनाइज वे में चलना। इससे क्या होगा कि अगर जल्दी जल्दी काम कर रहे हो तो मिस नहीं होगा कुछ भी, समझ में आ जाएगा कि कौन सा केस हमने मिस किया है। आपकी केस में हमेशा जब पेपर्स में काम करते हैं तो 7 केस आराम से बन जाएंगे, रैंडमली लिखोगे तो फिर भूलो, सोचोगे कौन सा नहीं लिखा, कौन सा लिखा हुआ है, और वहां पे चेक करने बैठोगे नहीं कि नहीं 3 केसेस में चाहिए हेड, 2 केसेस में 4 हेड चाहिए थे, ऐसा वहां पे सोचने का टाइम नहीं होता। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वाला बताओ कैसे बनेगा। फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड। फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल एंड देन अगेन सेकंड में हेड और फिर टेल, देन टेल, टेल, हेड, टेल, टेल एंड। समझ में आ गया? मूवमेंट कैसे करनी है, पहले इन दोनों। समझ में आ गया? टेल हेड, हेड टेल हेड टेल। क्लियर हो गया इतना? तो हाउ मेनी केसेस आर देयर? 8. तो सैंपल स्पेस हैज 8 आउटकम्स, राइट? 3 कॉइन्स है, हर एक के, हर कॉइन के दो आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बने? 2. 1 कॉइन, सॉरी 8, 1 कॉइन में कितने थे? 2 केसेस। 2 कॉइन्स में कितने हैं? 4, और 3 में कितने हैं? 8। तो कॉइन्स के केस में इट बिकम्स 2 रेज टू पावर n। n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर आपने कल 5 कॉइन्स लिए हैं ना, तो 2 रेज टू पावर 5 आपके पास 32 आउटकम्स होने चाहिए। 3 से ऊपर आपको नहीं आएगा। 2 रेज टू पावर 4 का मतलब 16 केसेस है। आगे क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसी वाले में आ जाओ, 3 केसेस में ही लिखो। Probability of getting at least 2 heads. 3 points में एटलीस्ट 2 हेड्स। क्या आएगा आंसर? एटलीस्ट 2 हेड्स में मतलब 2 और 3। तो 2 हेड्स वाले कौन से? 1 2 देन 3 और ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/8 और 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, 3/8। क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो एक ये वाला केस हो गया और एक ये वाला केस। क्या हो गया? सर्कल नहीं किया, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? 3/8। नेक्स्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल या ऑल हेड्स क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। 7/8। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 10, which says
In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. Musical chair की गेम चल रही है, 2 मिनट का म्यूजिक में ना within 2 minutes वो कभी भी म्यूजिक पॉज कर सकता है, जिसपे बच्चों को चेयर्स पे बैठना होगा. म्यूजिकल चेयर्स पे ये होता है ना, म्यूजिक बंद हुआ, मुझे हेडफोन्स रख देना, चार्ज हो, हेडफोन्स मेरे चार्ज हो रहे हैं, मुझे रखते तो दीदी को भेज दो, ठीक है. So एग्जाम्पल 10 में उसने लिखा है within 2 minutes ना आपका जो म्यूजिकल चेयर वाला गेम है उसमें म्यूजिक बंद हो जाएगा. So what is the probability that the music stops within the first half minute? Within first half minute. ठीक है. टोटल टाइम जो दिया हुआ है ना, टाइम लिमिट, वो है 2 मिनट्स का. 2 मिनट्स में कभी भी हम म्यूजिक बंद कर सकते हैं. 2 मिनट्स में कभी भी म्यूजिक बंद हो सकता है. एंड प्रोबेबिलिटी वो विदिन फर्स्ट हाफ मिनट में बंद हुआ है, उसे हमने देखा है. अच्छा, 2 मिनट्स में सेकंड्स कितने होते हैं? 120. और हाफ मिनट का है 30 सेकंड. वाईफाई तभी बंद हुआ. चल, जो म्यूजिक बंद हुआ है वो होना चाहिए विदिन फर्स्ट हाफ मिनट, दैट मींस 30 सेकंड्स, और टोटल टाइम गैप है 120 सेकंड्स का. ठीक है. म्यूजिक को बंद हम 120 सेकंड्स में कभी भी कर सकते हैं. थोड़ा बहुत तो होगा. So it should stop, music stops within 30 seconds और टोटल टाइम जो है वो है 120 सेकंड्स का. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 30/120 विच इज 1/4. एग्जाम्पल 11 पर आओ. तो फेवरेबल केसेस जो है हमारे पास वो 30 सेकंड्स का है कि म्यूजिक को बंद करना है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड टिल 30 सेकंड्स कभी भी बंद कर सकते हैं, वो फेवर में आएगा. लेकिन टोटल टाइम गैप जो है वो 120 सेकंड्स का है. तो 1 2 3 4 टिल 120 कभी भी म्यूजिक बंद हो सकता है. तो हमारे पास टोटल केसेस तो 120 है. म्यूजिक कैन स्टॉप एट 59 सेकंड्स ऑल्सो. म्यूजिक कैन स्टॉप एट 63 सेकंड्स ऑल्सो. लेकिन फेवरेबल क्या है कि वो 30 में 1 से लेकर 30 तक किसी भी नंबर पे स्टॉप हो जाए. क्लियर हो गया? तो आंसर विल बी 30/120 1/4. जो बुक में लिखा हुआ है ना वो मुझे समझाना ही बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने ये वाला मेथड लिया. 30 सेकंड्स बाय 120 सेकंड्स, आंसर विल बी 1/4. क्लियर हो गया? राइट. अब आ जाओ एग्जाम्पल 11. ये वाला एक इंपॉर्टेंट मानकर चलना, क्योंकि पिछली बार से ना तब तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपकी सैंपल पेपर में क्वेश्चन है जो ऐसे वाले पे ही बेस्ड है. समझ में आ गया? विच इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11. लास्ट ईयर तो सिर्फ ऐसे डालते थे कि ठीक है बाई चांस आए, पेपर में नहीं आता था, लिखा हुआ था कि नहीं आएगा. लेकिन सैंपल पेपर में इस बार क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी. उसमें क्या किया हुआ है? एक स्क्वायर के अंदर सर्कल लिखा हुआ है, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल को ड्रॉ किया है, और कोई एक कॉइन थ्रो कर रहे हैं इस बोर्ड पर. सर्कल टचेस ऑल द एजेस ऑफ द स्क्वायर. एक कॉइन थ्रो किया जा रहा है,
सो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट लैंड ऑन द सर्कल, या ऐसा कोई आपके पास बोर्ड है, आप उस पर एरोस थ्रो कर रहे हो, समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल नॉट स्ट्राइक द सर्कल बट विल स्टे आउटसाइड द सर्कल, बोर्ड पे होगा पर सर्कल पे नहीं होगा, तो फेवरेबल एरिया कौन सा हो गया उसके पास, ये वाला। तो ऐसे ये वाली प्रोबेबिलिटी है, ये एरिया सर्कल के हो जाएंगे तब क्वेश्चन करेंगे। A missing helicopter is reported to have been crashed somewhere in the rectangular region. एक हेलीकॉप्टर कहता है किसी भी इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं भी क्रैश हो सकता है। इसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है 6 किलोमीटर्स बाय 4.5 किलोमीटर्स, बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, वो लेक के अंदर क्रैश किया, क्या प्रोबेबिलिटी है? और डायमेंशंस जो लेक की मेंशन की हुई है ना 6 किलोमीटर यहां तक है। लेक तक डायमेंशन दी हुई है, हॉरिजॉन्टल में 6 किलोमीटर, टोटल इज 4.5, और जो यहां से दी हुई है दैट इज 2 किलोमीटर, और ये कहा हुआ है 4.5 किलोमीटर, और यहां दिया हुआ है 9 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट क्रैश हैपेंस इन द लेक, area of lake upon area of rectangle। लेक की डायमेंशंस क्या होंगी? 3 इंटू 2.5। एरिया ऑफ लेक, लेक को एक रेक्टेंगल शेप में लिया है, सो 3 इंटू 2.5। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल कितना आएगा? 9 इंटू 4.5। दिस इज 5 by 9, तो 5 by 27। Probability that the helicopter crashed in the lake is 5 by 27. Example number 12. आपका सैटरडे को टेस्ट है ना मैथ्स में, किस चीज का टेस्ट है? चैप्टर 2 और एपी। एपी एंड पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल नंबर 12। A carton consists of 100 shirts. ये भी क्वेश्चन ना पेपर में आ जाता है। 100 shirts हैं, out of which 88 are good, 8 have minor defects, and 4 have major defects. So there are 2 persons, Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata will reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the carton. Probability that it is acceptable to Jimmy. तो जिमी ने क्या करना है? जो गुड शर्ट्स है उसी को लेना है। तो वो जब प्रोबेबिलिटी जिमी एक्सेप्ट कर ले तो क्या लिखेंगे? 88 में से कोई भी एक शर्ट आ जाए। फेवरेबल केसेस हो गए 88, टोटल है 100। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। Will reject the shirts which are major defects. वो ये डिफेक्ट करेगी 96 by, समझ में आ गया? एग्जाम्पल 13। अब ये है डाइस को थ्रो किया गया है, ठीक है? तो ये केसेस लिख लो। When 2 dice are thrown, तो एक पे 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना? फर्स्ट डाइस पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है।
अब सेकेंड डाइस पे नंबर 1 भी आ सकता है, नंबर 2 भी, नंबर 3, 4, 5 एंड 6। कैसे समझ में आ गए? नंबर्स ऑन द डाइस। दिस आर लिस्ट ऑफ केसेस। एक डाइस पे 6 आउटकम्स है, 2 डाइस पर होंगे 6 into 6, 36 आउटकम्स। तो अगर 3 डाइस हो तो कितने आउटकम हो जाएंगे? 6 का क्यूब हो जाएगा 216 आउटकम्स। अगर आपने 3 केसेस लेने हैं, 3 डाइस लेने तो 216 आउटकम्स होते हैं उसके। तो 3 वाला केस आपको नहीं आएगा, आपको सिर्फ 2 वाला आएगा। तो मैक्सिमम बच्चे ये करते भी है कि लिख लेते हैं वहां बैठकर, टाइम है तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, डबलेट्स होते हैं इसमें। डबलेट्स क्या होगा? सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, तो उसको डबलेट बोल देते हैं। समझ में आ गया? सिर्फ डबलेट का मतलब पूछ रही हूँ, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रही उसकी। डबलेट का मतलब क्या है, क्योंकि मतलब पता हो आप बता भी दोगे। व्हाट इज अ डबलेट? कहा जाता है प्रोबेबिलिटी दैट अ डबलेट अपीयर्स, दैट मींस सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। समझ में आ गया? और ये जो 4 1 है और ये 1 4, ये डिफरेंट चीजें हैं, बिकॉज 2 डिफरेंट डाइस आर टॉप। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रेड 1 ग्रे, है ना? 2 डाइस है, एक ब्लू और एक ग्रे। तो ब्लू पे कौन सा आया? 1, ग्रे पे कौन सा आया? 4। यहाँ पे ब्लू पे कौन सा आया? 4, ग्रे पे कौन सा आया? 1। डिफरेंट हो जाता है। समझ में आ गया? So what is the probability that the sum of two numbers? अब मैं आपसे पूछती हूँ probability that number, इसमें लिखो probability that number 3 appears at least once. At least once का है, तो इसमें भी आ रहा है। तो कितने केसेस काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या आ जाएगा आंसर? समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ, एक बार काउंट करेंगे ना उसको, पहले नहीं आएगा ना। 3 को 2 बार काउंट थोड़ी ना करेंगे। क्यों करेंगे 2 बार काउंट बेटा? हाँ तो फिर है तो दोनों पे 3 ना, केस तो एक ही है ना 3 3 का। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट क्या होगा? 6/36। समझ में आ गया? डबलेट का मीनिंग पता है? अब उसने कहा है कि मान लो हमने कहा है प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स appearing on the dice is 8। सम 8 आए। देखो अगर ये केस बनाकर सोचोगे ना तो नहीं आएगा, ठीक है ना? सम 8 चाहिए। मैक्सिमम नंबर डाइस पे कौन सा होता है? 6। 6 के साथ 8 बनाना है तो 1 तो बन नहीं सकता, 6 + 1 इज 7। तो जब 6 और 2 होगा तब आ जाएगा। ठीक है, 6 2 के साथ एक केस ये बन गया, रिवर्स कर दो दूसरा केस आ जाएगा। फिर नंबर ले लो 5, 5 के साथ क्या चाहिए? 3 या फिर 3 5। फिर अगर मैंने 4 लिया, 4 4, इसको रिवर्स भी किया तो एक सिंगल केस ही होगा, 4 ही रहेगा। देन इफ आई टेक 3 तो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ। इफ आई टेक 2 ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ, 1 के साथ हो नहीं सकता। तो हाउ मेनी केसेस आर देयर? 5 out of 36। आई टेक द सम ऑफ 8। इतना क्लियर हो गया? तो ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम 6, probability that the sum of numbers appearing on the dice is 6। तो अगर 6 का केस बनाना है तो 6 के साथ तो बनने से ना, 6 के साथ 1 रखूंगी तो केस बढ़ जाएगा, सम बढ़ जाएगा। तो आई विल स्टार्ट विथ 5। 5 के साथ कौन सा आएगा नंबर? 1 या फिर 1 5।
देन 4 के साथ 2 और 2 4, देन आई हैव 3 3। सारे ले लिए केसेस हमने। 5/36 क्लियर हो गया। सेकेंड लिखा है द सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस इज 13। आ सकता है। मैक्सिमम सम ही क्या है 6 और 6 12, तो सम 0 आए दैट इज 0, सम 13 आए तो प्रोबेबिलिटी इज 0, लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये तो सम हमेशा आएगा ही 12 या उससे लेस। ठीक है, मिनिमम सम कितना होगा? मिनिमम सम विल बी 2। मिनिमम सम इज 2। 2 से लेकर 12 तक जो भी सम है वो आ सकते हैं, कितनी बार आ सकते हैं दैट्स अनदर केस, बट ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 व्हिच इज अ श्योर इवेंट। इतना क्लियर हो गया? फिर से फिल करना, इसमें ना मैंने ऑप्शनल भी डिलीट कर दिए। चलो जाओ।